नमाज नहीं पढ़ने देना, तो अब तो मस्जिदें रोज टूटना, दरगाहें रोज टूटना, रोज अखबार खोल लीजिए 3-4 कब्रें मिल जाएंगी। ऐसे हालात में इसी गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को इनवाइट किया गया कि यहाँ पढ़ो आके नमाज। प्लस दी लीडरशिप सिस्टम ने ज़रूर आपको फेल किया कि आज तक सिस्टम में जुडिशरी भी शामिल है। 12 साल से तो मुखालिफ गवर्नमेंट है जो नेहरू को आज तक गाली देती है। नेहरू है कि ये राइट होने क्यों दिए जा रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा अगर हो तो 2 घंटे में राइट कंट्रोल हो सकते हैं। 2 घंटे जाएंगी। औरंगजेब का नाम लेने वाले को सीधा पाकिस्तानी बोल दिया जाता है आजकल तो हालांकि ये चीज़ हमने पढ़ी है, मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट है, MA किया है मैंने, हिस्ट्री पढ़ाई है 2 साल। हिंदू औरंगजेब के सारे जनरल और सारे मिनिस्टर तकरीबन सब हिंदू थे। झगड़ा कराने की कोशिश तो आए दिन सुबह शाम हो रही है। कोर्ट्स को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कोर्ट तो सुओ मोटे 5-10 साल में जो देखा सिख कम्युनिटी के जो कैरेक्टर के, वेरी ह्यूमेन, वेरी नोबल, हर कॉज में, हर कैलेमिटी में आगे आगे। फिर एक चीज़ जो हम बचपन से कहते आए हैं, सुनते आए हैं कि सिखों में कोई आपको बेगर नहीं मिलेगा, गरीब होंगे लेकिन बेगिंग नहीं करेंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ का कल्चर ये है। फ्री लंगर, लाखों लोगों को हर अपनी आजकल के माइनॉरिटी हालात के ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं, उस वक्त ये आता है कि भाई क्यों हम मस्जिदों में भी क्यों नहीं लंगर कर सकते? कम से कम ऐसे मस्जिदें जहाँ के लोग आसपास थोड़ा प्रॉस्परस हैं। तो हम आपसे जितनी प्रेरणा लेते हैं और आपकी कम्युनिटी से आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कितनी आप एक आइडियल माइनॉरिटी हैं, कि कितना कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, नेशनल कंट्रीब्यूशन, मुस्तकिल हर चीज़ में आप लोग आगे आगे हैं। और सबसे खूबसूरती की बात तो ये कि यहाँ पे जो मस्जिदों के नमाज़ों पे, अरे मैं ईद की नमाज अपने 17 सेक्टर के पास एक कॉलोनी में के पास पार्क में होती थी, वो बंद कर दी, जगह जगह बंद कर दी। कहीं नमाज नहीं पढ़ने देना, तो अब तो मस्जिदें रोज़ टूटना, दरगाहें रोज़ टूटना, रोज़ अखबार खोल लीजिए 3-4 कब्रें मिल जाएंगी। ऐसे हालात में इसी गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को इनवाइट किया गया कि यहाँ पढ़ो आके नमाज। ये होती है देशभक्ति और ये होती है इंसानियत। तो हमें बहुत कुछ सीखने को है। और दया सिंह जी का जो एक मिशन है कि हिंदू मुस्लिम सिखों की यूनिटी किस के लिए काम किया जाए, ये एक बड़ा नोबल मिशन है और यही इसको आगे चला सकते हैं। और ऑलरेडी बड़ी प्रोग्रेस नज़र आ रही है। आज की मीटिंग भी उसी के एक सबूत है कि जब तक पुरानी बचपन में हमने कहानी सुनी थी 2री-3री क्लास में कि किसान था, उसके 7 बेटे थे, किसान ने 7 लकड़ियों का बंडल बंधा हुआ था, वो एक बच्चे को ला के दिया कि इसको तोड़ो, तो नहीं तोड़ पाया। फिर उन्होंने बंडल को खोला और एक लकड़ी थमा दी कि अब तोड़ो, तो सब टूट गई। बचपन से सुना था। तो ये यूनिटी का जो सबक हमने बचपन से सुना है वो आज भी उतना वैलिड है, आज ज़्यादा वैलिड है। और यहाँ जो यूनिटी के जो दुश्मन हैं उनकी कोशिश ये है कि इनकी में यूनिटी न होने दी जाए। आज की मीटिंग पे भी बड़ा IB वाले रिपोर्ट लिख रहे होंगे बड़े बड़े गौर से कि ये इस मीटिंग में क्या हो रहा है। अब मुझे सुन के हैरत हुई, दुख भी हुआ कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने इस टॉपिक की वजह से आपको इजाज़त नहीं दी। बड़ी गलत बात है। ये तो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, वहाँ कोई कम्युनल राइट थोड़ी हो रहा था। वहाँ तो एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कि भाई 84 क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये था। तो ये जो हमारे जो नैरो माइंडेडनेस है और छोटा दिल तंग दिली हो गई है, ये उस सबके सबूत है। और ये बढ़ते जा रहे हैं तालीम के साथ, बजाय ये पीछे छूट जाते, ये बढ़ते जा रहे हैं। एक दूसरी चीज़ जो मैंने रिसेंटली महसूस किया है कि देखिए खुदा ने एक बड़ी नेमत हम सबको दी है।
हमारी मेमोरी का लैप्स, मेमोरी, बड़े डियर वन, माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, बीवी हस्बैंड मर जाते हैं, बेटा लाडला मर जाता है, हम खूब रोते हैं, एक दिन रोते हैं, 2 दिन रोते हैं, 5 दिन बाद नॉर्मल हम क्यों हो पाते हैं? कि खुदा ने मेमोरी को ऐसा बनाया है कि वो उसको उसमें से निकाल देती है। यहाँ पे आजकल कोशिश ये हो रही है कि आप कोई अपना गम भूलने ना पाए। अब 14 अगस्त को पार्टीशन डे भी डिक्लेयर कर दिया गया और उस दिन बुला बुला के ये वीडियो बनाए जाते हैं कि भाई तुम्हारे साथ 1947 में क्या हुआ था, किसने मारा था, वो आप अपना कहते हैं जी हमारा घर था, यूँ जला दिया था, यूँ मार दिया था, ताकि ज़ख्म जो है भरने ना पाए। खुदा का जो एक गिफ्ट है कि ज़ख्म भर जाते हैं, अगर न भरें तो आदमी लेटा हुआ छाती पीटता ही रहे, उसको भरने न दें, उसको कुरेदते रहें और उसके ऊपर नमक छिड़कते रहें। तो ये आजकल का एक कल्चर सा बनाया जा रहा है, पॉलिसी है। हमें इसको भी समझते हुए और इसका काउंटर भी सोचना होगा, कैसे आगे चलें। आपने जो ये लिंक किया कि 84, वाकई ये 84 में इतना कत्लेआम, मैं भी उसका ऑब्जर्वर रहा हूँ। मैं डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव था मैं 82-83 तक, और उसके बाद वहाँ यहाँ पे मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे सरदार सुरिंदर सिंह। आप में से कुछ लोग पुराने गुड़गांव वासी जानते होंगे, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट थे, बहुत ही नोबल आदमी थे और मेरे बेस्ट फ्रेंड हो गए वो। फिर 84 से राइट से कुछ 1-2 महीने पहले उन्होंने दिल्ली शिफ्ट किया किसी वजह से, और उस राइट में उनका जो घर गुड़गांव में था जो वो छोड़ चुके थे, उसके ऊपर रेड हुआ। ये जो आर्सनिस्ट थे, जो मारने के लिए लोग आए, वो तो खुदा ने उनको बचा लिया कि उससे कुछ ही दिन पहले वो दिल्ली चले गए थे। मैं सरदार सुरेंद्र सिंह के साथ गाड़ी में बैठ के जगह जगह गया, साउथ एक्सटेंशन में, खान मार्केट में, यहाँ वहाँ हमने दुकानें और मकान जले देखे। और एक चीज़ जो मुझे आज भी रूंगटे खड़े करती है, अब तो और भी ज़्यादा स्किल हो गया होगा, कि वो इतना स्किल आर्सनिंग थी कि आप एक नॉर्मली एक आग लगेगी तो आसपास के ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ भी आग लगेगी, दूसरी तरफ तो दूसरे कौम के लोग हो सकते हैं, लेकिन वो आग ऐसी थी कि टोटली लोकलाइज होती थी, कि बस उसी फ्लैट को जला के उसमें लोगों को मार के आसपास किसी को हार्म ना होने पाए। ये टेक्निक भी हमने देखी। तो वो दिन बिल्कुल आपने ठीक है, कोई चाहे जनरल हो, कोई एयर मार्शल हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई भी हो, उस दिन उसकी किस्मत है तो बचा हुआ है, अगर नहीं सड़क पे होता तो उसको बचाने वाला कोई नहीं था, खुदा तो है ही। तो वो उसका इंसाफ आज तक न मिलना, और जिससे का आप लोगों को जितना दुख है वो बहुत वजह है। लेकिन मैं एक गुस्ताखी ज़रूर करना चाहूँगा इसे उसमें, कि आप ने कांग्रेस पार्टी को जो ब्लेम करते हैं वो ठीक करते हैं, क्योंकि कांग्रेसी ही थे ज़्यादातर जो आए, लेकिन सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं थे, उसमें और भी बहुत से लोग थे जिनका नाम लेना आजकल के ज़माने में मुनासिब नहीं, वो भी उसमें आगे आगे थे। लेकिन कांग्रेस ने तो कंसिलिएशन की, माफ़ी की पूरी कोशिश की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नोबल आदमी जिनको पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, उनका कोई पॉलिटिकल बेस नहीं था, उनको प्रधानमंत्री बनाया, 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, और दुनिया के बेस्ट नोन प्राइम मिनिस्टर्स में वो हुए। उन्होंने पार्लियामेंट में माफ़ी मांगी, लेकिन आप चूँकि वो खुद सिख थे, आपने उनकी माफ़ी को नहीं एक्सेप्ट किया होगा। क्या सोनिया गांधी ने नहीं माफ़ी मांगी थी? क्या राहुल गांधी ने नहीं माफ़ी मांगी थी? तो इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगने में कमी नहीं। तो अगर आप ये डिस्टिंक्शन करें कि जो कांग्रेस की जो वो लीडरशिप थी, जिन्होंने पूरा उसका ऐसा कॉम्पनसेशन जिसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती, कि कभी ज़िंदगी में आप मुसलमान प्राइम मिनिस्टर इंडिया का सोच सकते हैं, या आगे सिख प्राइम मिनिस्टर भी दोबारा सोच सकते हैं? वो तो वो एक ऐसी चीज़ कि इसको डिस्टिंक्विश, सिस्टम प्लस द लीडरशिप। सिस्टम ने ज़रूर आपको फेल किया, कि आज तक सिस्टम में जुडिशरी भी शामिल है। 12 साल से तो मुखालिफ गवर्नमेंट है जो नेहरू को आज तक गाली देती है। नेहरू को गाली दे के ही जो भी फेलियर आज का है वो नेहरू की वजह से ही तो है।
तो जो आज तक नेहरू को, तो 12 साल में उन्होंने क्या इंसाफ दिया आपको? जो चाहते हैं फैसला आजकल हो जाता है, जो चाहते हैं हो जाता है, लेकिन क्यों नहीं ये वो फैसले होकर दे करा पाए? तो इसका मतलब है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थी, कॉन्स्पिरेसी तो शायद ये नहीं थी, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस, किसको मालूम था कि कल इंदिरा गांधी मरने वाली हैं? उसके रिस्पांस में जो रिएक्शन हुआ, मुझे याद है उस वक्त मेरे सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री में मैं काम करता था, और मिस्टर वेद मारवा पुलिस कमिश्नर से, जब मैं उनके पास बैठा हुआ और उन्होंने इतना दुख जाहिर किया, कह लेंगे कि साहब ये तो खुद पुलिस के थे, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पुलिस भी रह चुके थे, कह लेंगे मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये राइट होने क्यों दिए जा रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा अगर हो तो 2 घंटे में राइट कंट्रोल हो सकते हैं, 2 घंटे में। आर्मी को भेजिए, ऑर्डर दीजिए, शूट एट साइट, सब सीधे हो जाएंगे, लेकिन 1-2 दिन करने दिया गया। और आपने जो इसको 2002 से लिंक किया, वहाँ पे भी वही हुआ, वहाँ पे भी ये राइट जो है 2-3 दिन करने दिए गए, मारते रहो, चलो जो चाहो करने दो। तो ये एक स्ट्रैटेजी बन गई, क्योंकि हर हिस्ट्री से लोग सीखते हैं, लेसन निकालते हैं। इन्होंने यहाँ लेसन निकाला हमारे देश ने कि भाई 84 के जो गिल्टी थे वो अनपनिश जा सकते हैं, चलो हम भी यही करके देख लें, हमें भी कौन सज़ा दे लेगा। और यही हो रहा है, किसी को आज तक सज़ा नहीं मिली 2002 की, ना 1992 की। किसी को, अब एक चीफ मिनिस्टर जिन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की वादा खिलाफी की, उनको सुबह से शाम तक कोर्ट में बैठे रहने की सज़ा दी थी, जबकि कितने तो सैकड़ों लोग तो उसमें मारे गए थे। तो आजकल जब ये एक पूरी कौम, मैं मुसलमान को जिक्र कर रहा हूँ, हालांकि मुझे बड़ा दुख होता है हिंदू मुस्लिम सुन के, और हिंदू मुस्लिम मेरे मुंह पे आए, इस पे बड़ा दुख होता है। मैं तो सारे, मेरी परवरिश में जिस कॉलेज में था, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, वहाँ पे तो एक भी और मुसलमान नहीं था, सारे मेरे दोस्त हिंदू थे। आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड, सारे अच्छे फ्रेंड हिंदू और सिख हैं, एक दो इक्का दुक्का क्रिश्चियन होंगे। मेरे बेटे ने एक दिन कहा कि मैं जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और मेरी यहाँ ईद वीद पे कभी कभी पार्टी होती, 500-500 लोग होते थे, तो उसने एक बात कही कि बाबा मैं हैरान हूँ कि आपका कोई मुसलमान दोस्त नहीं है, 500-500 लोग आते हैं, उसमें एक भी मुसलमान नहीं होता। मैंने कहा बेटा ये मैंने जानबूझ के मुसलमानों से डिस्टेंस नहीं किया है, ये इत्तेफाक है, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ा वहाँ पे सारे नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं। सर्विस में मैं रहा, सर्विस में सारे, जब मैं IAS में आया था मैं अकेला मुसलमान था। हिंदुस्तान टाइम्स ने एडिटोरियल लिखना पड़ा कि देखो बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है कि पूरे उसमें सिर्फ एक ही लड़का है। अब तो 5-7-10 आने लग गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले तो बहुत कम थे। तो ऐसे जो माइनॉरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, सिखों और मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है कि हमें दो ये यूनिटी होने ना पाए, और अभी और होगी। जैसे जैसे ये IB की रिपोर्ट और रिपोर्ट सरकार तक पहुंचेंगी कि आप यूनिटी की कोशिश कर रहे हैं और उस पर अच्छा खासा रिस्पांस आपको मिल रहा है, तो उसको तोड़ने की आपको ये औरंगजेब की एट्रॉसिटीज याद दिलाई जाएंगी। औरंगजेब ने सिखों पे कितना किया था। अच्छा, औरंगजेब का नाम लेने वाले को सीधा पाकिस्तानी बोल दिया जाता है आजकल तो हालांकि ये चीज़ हमने पढ़ी है, मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट है, MA किया है मैंने, हिस्ट्री पढ़ाई है 2 साल। हिंदू औरंगजेब के सारे जनरल और सारे मिनिस्टर तकरीबन सब हिंदू थे, और शिवाजी के सारे जनरल और सारे मिनिस्टर मुसलमान थे। तो वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई तो नहीं थी। और सिखों से भी जो अगर एट्रॉसिटी ऑफ औरंगजेब सिखों की है, सिख नहीं थी। सिखिज्म तो उस वक्त अभी डेवलप ही हो रहा था। सिखिज्म तो एज ए रिलीजन, सेपरेट रिलीजन बाद में इमर्ज हुआ है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो होते हैं उस बेसिस पे आदमी राजा जो होते हैं हर किस्म की एट्रॉसिटी करते हैं। वो यादें दिला दिला के देखो जी ये तुम्हारे साथ ये की, ताकि ये मिलने ना पाए। तो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं दया सिंह जी, और आपने इतने लोगों को अपनी इस मिशन में जोड़ा है। ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और एक शेर पे इसको ख़त्म करता हूँ कि मैं सबने सुना हुआ होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर
मैं मंजिल की तरफ अकेला ही चला था, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप एक कारवां जो बना रहे हैं, इसके लिए मेरी बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात। और मैं आपके इस मिशन में क्या कुछ कर सकता हूँ बता तैयार हूँ। लेकिन फाइनली एक चीज़ पे मैं ख़त्म करता हूँ कि मेरे एक आर्टिकल कल इंडियन एक्सप्रेस में आएगा, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। हम सब प्रीएम्बल की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी तीनों एक साथ एक ही सांस में कही गई हैं, एक ही सेंटेंस में है वो। तो हम लिबर्टी और इक्वालिटी की तो बात करते हैं, खूब करते हैं, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल हमारी इक्वालिटी है, हमें फ्रीडम, लेकिन फ्रेटर्निटी, भाईचारे की बात नहीं करते। और डॉक्टर अम्बेडकर ने उस वक्त कहा था, जब कहा था कि फ्रेटर्निटी के बिना ये दोनों चीज़ें फेल हो जाएंगी, और फेल हो रही हैं। कहाँ इक्वालिटी है? रोज़ाना अगर मस्जिद और दरगाह तोड़ी जा रही है तो कहाँ इक्वालिटी है, कहाँ लिबर्टी है, कहाँ रह गई? क्योंकि फ्रेटर्निटी नहीं थी, भाईचारे की फीलिंग नहीं थी। और उसको कॉन्स्टिट्यूशन वाले के जी ये जस्टिसेबल नहीं है। आप में से बच्ची तो एक लॉयर है, ये लॉयर है, और भी जज साहब आने वाले हैं, कि ये जस्टिसेबल, चूँकि ये कोर्ट इस पर कुछ नहीं कर सकती। मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। कोर्ट बिल्कुल बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि एक तो आर्टिकल 14, 15, 25 फ्रीडम ऑफ ये इक्वालिटी। अब अगर हिंदू मुस्लिम में इनइक्वालिटी हो रही है ज़बरदस्ती के, तो उस पर कोर्ट का इंटरवेंशन तो हो सकती है कि भाई आर्टिकल 14 वायलेट हो रही है। इसी तरह फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मस्जिद मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदें और दरगाहें ऑन ए डेली बेसिस। कोई अखबार उठा लीजिए, ये मामूल हो गया कि जब सरकारी ज़मीन पे जी अनऑथराइज्ड नक्शा पास नहीं होता, ये क्या वक्त चलो चलते चले जा रहा हो, कितने कर दिए। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल 25 की वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन पे सुप्रीम कोर्ट तो बोल सकती है। और आर्टिकल 151A, B, 295, 505, ये सारे क्या हैं कि जो भी कोई शख्स किसी दो कम्युनिटीज़ के बीच में इख्तिलाफ करने की या झगड़ा कराने की कोशिश करेगा, उसको 3 साल की कैद है। तो झगड़ा कराने की कोशिश तो आए दिन सुबह शाम हो रही है, कोर्ट्स को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कोर्ट तो सुओ मोटो भी नोटिस ले लेती है कि कोई पिटिशन न भी फाइल करें। यहाँ तो पिटिशन पे पिटिशन फाइल होते हैं और उनको डिसमिस कर दिया जाता है। सुओ मोटो किसी एनसीईआरटी की किताब में कहीं एक पैराग्राफ में ये था, जुडिशरी के इंटेग्रिटी पे कोई सवाल था, तो सुओ मोटो नोटिस लेके क्या क्या एक्सट्रीम ऑर्डर दे दिए गए। तो ये सब हो रहा है, तो कोर्ट देख रही है। तो हमें ये इसके ऊपर मुझे तो बहुत कंसर्न है, और आप लोगों को भी होना ही चाहिए कि जुडिशरी जो हमारा बिल्कुल गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसकी जिम्मेदारी लगाई है, क्योंकि पॉलिटिशियन का तो ये उनका धर्म मान ही यही होता है कि कुछ न कुछ इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करते चले जाओ, कुछ न अपनी पॉलिटिकल इलेक्शन जीतना है, जाए बाकी देश जाए भाड़ में। देश का इंटरेस्ट उनको नहीं होता, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट ही उन पर सुप्रीम होता है। ऐसी सूरत में तो सुप्रीम कोर्ट का रोल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें सुप्रीम कोर्ट की खुदा से दुआ करें कि सुप्रीम कोर्ट को ये हिदायत दे कि वो अपना जो ड्यूटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन पर सेक्रेट ड्यूटी उन पर सौंपी है, वो उसको पूरा करें और देश की एकता को टूटने न दें। और अगर हमने विकसित भारत बनना है 2027 तक, तो विकसित भारत के लिए एकता तो बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने अखबार में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, कि हर साल पिछले 11 साल से 2 लाख बिजनेसमैन, सक्सेसफुल लोग अपने पासपोर्ट छोड़ के किसी दूसरे देशों में जा रहे हैं। ये नहीं कि वो यूएस है, यूके और फ्रांस जा रहे हैं, टिम्बकटू जा रहे हैं, छोटी मोटी जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा उन जगह जा रहा है इंडियन पासपोर्ट छोड़ के। और ये पिटा हुआ मुसलमान नहीं जा रहा, या मारा हुआ सिख नहीं जा रहा, ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ के हालात अगर ऐसे बिगड़ते चले गए, इन हालात में बिजनेस नहीं हो सकता। और उसमें मैंने कहीं पढ़ा
और मुझे बात माकूल लगी। 80 से पहले पंजाब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिंदुस्तान का नंबर 1 देश था, इस राज्य था नंबर 1। फिर जो हालात वहाँ के जो खराब हुए, कम्युनल सिचुएशन जैसे हुई, आज वो 21वें नंबर पर है, 24 में से 21वें नंबर पर है। और 30 साल हो गए, कितनी कोशिश करो वहाँ कोई बिजनेस, कोई इंडस्ट्री नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि उन इंडस्ट्री को, बिजनेस को, अगर आप में से जो बिजनेसमैन है वो उसे एग्री करेंगे, उनको पीस चाहिए, सुकून चाहिए। हिंदू मुस्लिम मुस्लिम सिख ये वो, उससे कोई मतलब नहीं, अमन रहना चाहिए ताकि हम उसमें अमन से रह सके, अमन से बिजनेस कर सके। इस पे भी गौर करना चाहिए। एक बच्ची बड़ा अच्छा PhD पे जो रिसर्च कर रही है, वो बेटा उसको अपने इसको भी देखो कि ये 11 लाख 2 लाख लोग, यानी अब तक 11 साल में 22 लाख लोग अपना पासपोर्ट क्यों इंडिया का सरेंडर कर रहे हैं, क्या है अब तक? पार्लियामेंट में क्वेश्चन का जवाब दिया है, ये कोई र्यूमर नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो इसकी वजह भी हमें इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि क्या वजह है कि ये ऐसे हालात हैं इनका क्वाइटली, क्योंकि बिजनेसमैन को तो दिखाई देता है ना अपना इंटरेस्ट किधर है, तो वो वक्ती तौर पे प्रोपेगेंडा से बह जाए, ऐसा नहीं होता। बहरहाल, सबका साथ, सबका विकास, विकसित भारत, हम इनको सच्चे स्लोगन मान भी लें तो उसके लिए हमें काम करना